हाँ आ गया होगा। हाँ, अब आ रही। अब ठीक है ये। गाऊंगा उस वक्त फुल आएगी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। गंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय वेबिनार के अब हम 9वें सत्र में पहुंच चुके हैं। नव दुर्गा का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आज हमारे समक्ष कहते हैं मारो प्यारो राजस्थान, बहुत सुंदर राजस्थान जो अपने विविध रंगों के लिए मशहूर है। वो कला से हो, वो संस्कृति से हो, वो गान से हो, वो साहित्य से हो, वो वहाँ की वीरता हो, कुछ भी हो, हर जगह राजस्थान की एक अनुपम छटा है। वहाँ का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत सुंदर, वस्त्र वेशभूषा, और हमारे समक्ष उस राजस्थानी संगीत को, जो हमारा आज का विषय है, वो तो आप सभी को ज्ञात है कि फिल्मी गीतों में लोक धुनों का प्रभाव। तो जो राजस्थानी लोक धुनें हैं, जिन लोगों ने बहुत सहेजा है और उसको विश्व पटल पर स्थापित किया है, ऐसे संगीत को बचाने वाले, ऐसे संगीत को फिल्मों तक पहुंचाने वाले हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच वीणा म्यूजिक एंड कंपनी, जो राजस्थानी लोक संगीत बहुत समय से सहेज रही है, नवोदित कलाकारों को जगह जगह पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसे वीणा म्यूजिक एंड कंपनी के मालिक श्री केसी मालू सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं पंडित शिवराम जी के सुपुत्र जुगल किशोर जी। हाँ, जुगल किशोर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच एक लोक गायिका सीमा जी उपस्थित है। मैं सीमा जी का भी स्वागत करती हूँ। और इस सत्र के मॉडरेटर श्री सुरेश मुदगल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और शायद अमित जी भी आने वाले हैं, अमित जी भी आ जाएंगे। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और इन आप लोगों के पूर्ण परिचय के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ शांभवी को। नमस्कार सभी को। आप सभी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, पर एक औपचारिकता को पूरा करने के लिए मैं आप सभी का परिचय देना चाहूँगी। श्री केसी मालू जी, आप वीणा म्यूजिक एंड कंपनी के अध्यक्ष तो हैं ही और फाउंडर हैं ही, साथ ही में आपने राजस्थानी लोकगीतों के संकलन में अपना योगदान बहुत बढ़ा दिया है और ऐतिहासिक योगदान है आपका। आपके बारे में तो मैं जब पढ़ रही थी आपके पूरे बायोडेटा के बारे में, तो मुझे दिखा कि इतनी बातें हैं कि सबको मैं तो समेट ही नहीं पाऊंगी। फिर भी मैं उसमें से कुछ मुख्य बताना चाहूंगी आपके लिए। आपको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से नवाजा जा चुका है, पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। डागर घराना अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। रामनिवास आषाढ़नी लखोटिया अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। और आपको अनेकों सम्मानों से सम्मानित करने के साथ साथ आपके घूमर एल्बम को पूरे विश्व में 10 टॉप पॉपुलर फोक सॉन्ग्स की श्रेणी में चौथे रैंक पर रखा गया है। साथ ही में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ने विजनरी ऑफ राजस्थान, जो कि उनकी कॉफी टेबल बुक थी, उसमें आपका नाम शामिल है। आप 50 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया में शामिल हैं इंडिया टुडे की तरफ से। और साथ ही में 10 जो टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज हैं राजस्थान की, उसमें भी आपका नाम है।
मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका परिचय बहुत ही बड़ा है और ज़रूर हम आपको जब आज की अध्यक्षता में सुनेंगे तो हमें आपके ज्ञान से परिचित होने का मौका मिलेगा। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे वक्ता के रूप में मौजूद हैं प्रख्यात संगीतकार के सुपुत्र श्री जुगल किशोर विश्वकर्मा जी। आप पंडित शिवराम जी के पुत्र तो हैं ही, और पंडित शिवराम जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रख्यात संगीतकार जो हुए, उनके गुरु थे वो, और आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उन्हीं की जो पूरी लेगेसी है उसको लेके एक आगे बढ़ रहे हैं। आपने संगीतकार के रूप में अपनी म्यूजिक डायरेक्शन की फील्ड में बहुत काम किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुनने का मौका पाएंगे और आपसे वो सभी गीत सुनेंगे जो आपके द्वारा डायरेक्टेड हैं, और आप बहुत ही, जितना अच्छा आपका संयोजन है उतना ही अच्छा आप गाते भी हैं। तो हमारी संस्था का सौभाग्य रहेगा कि हम आपसे आज कुछ गीत सुन पाएंगे। और हमारे साथ लोक गायिका के रूप में मौजूद हैं सीमा मिश्रा जी। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आप जिस संस्कृति को लेके आगे बढ़ रही हैं वो पूरे विश्व में ही बहुत अनोखी है, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान हमारे भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी हर एक छोटे से छोटे कंकड़ में भी वो खूबसूरती नजर आती है, वो चाहे उसका पहनावा हो। आज राजस्थान की बात थी तो मैंने भी कुछ कोशिश किया कि मैं भी कुछ ऐसा पहनूं कि मैं भी आपके साथ की ही लगूं थोड़ी, और साथ ही में पहनावा हो, चाहे उसकी गायकी हो, चाहे उसके नृत्य हो, बहुत ही हमारे, चाहे फिल्मी, जैसा हमारा कि आज का टॉपिक है, तो फिल्मों में राजस्थानी गीतों का बहुत महत्व है। और जितना, अभी मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, पर मैंने जितना पढ़ा उसमें ये देखा कि हमारे भारत में भी सबसे पहला अगर लोकगीत जो कि फिल्मों में इस्तेमाल हुआ तो वो मारवाड़ी था। तो जहाँ से ये शुरुआत हुई, आज वहाँ से ही इस हमारी संस्था का जो अंतिम सत्र है उसका समापन होगा। तो मैं सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। अमित ओझा सर जुड़ेंगे अभी हमारे साथ, जब वो जुड़ेंगे तो मैं ज़रूर उनके बारे में भी एक विस्तृत परिचय दूंगी। और मैं आज के जो सत्र के मॉडरेटर हैं हमारे बीच, श्री सुरेश मुदगल जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे सत्र के लिए ये बहुत अहम भूमिका होती है एक मॉडरेटर की, क्योंकि वो जितना अच्छे से उसको बांध देंगे उतना खूबसूरत वो सत्र बनता जाता है। तो सर, मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपके परिचय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वर्ष 1977 से आप फिल्म एवं धारावाहिकों में रचनात्मक लेखन एवं निर्देशन में सक्रिय हैं, और साथ साथ में आपका कार्य बहुत ही व्यापक है। तो मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए आप लोगों को मंच सौंपती हूँ। जो कुछ भी मुझसे त्रुटि हुई हो बोलने में, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और आज का सत्र मैं श्री सुरेश मुदगल जी को सौंपती हूँ। आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। गुणीजनों की इस सभा के अंदर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आवाज आ रही होगी सर? आ रही है। मालू जी को प्रणाम। बाबू जी, शिवराम जी के सपुत्र जुगल भाई, इनके साथ में मैंने 2-3 फिल्में की हैं बम्बई के अंदर। बहुत अच्छा सानिध्य रहा। शिवराम जी का म्यूजिक हमेशा एक प्रेरणा देता रहा हमारे को। शुरू की 10 फिल्मों में से 7 फिल्मों में उनका म्यूजिक रहा है। ये राजस्थान के लिए एक अपने आप में अलग सी गौरव की बात है। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। कभी हम बहुत बड़ी बड़ी महफिलें सजाते थे, रात रात भर गाँव से गाने गाए जाते थे। फिर फिल्मों का दौर आया और फिल्मों ने गीतों को सफलता का एक आधार मान लिया। फिल्में वही सफल हुई जिसके अंदर हमारी लोक संस्कृति और हमारा फोक म्यूजिक ज़्यादा प्रोमिनेंटली पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। और ये काम हमारी राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में शिवराम जी ने बखूबी किया। उन्होंने यहाँ की लोक धुनों को अपने संगीत में बांधा। उन्हें लिखने के लिए एक बहुत अच्छे साथी मिले, पंडित इंद्र, जिन्होंने लगभग 150 फिल्में लिखी उस जमाने में।
और ये कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा कि राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री की एक नींव पड़ी। लेकिन हमारे तरह तरह के म्यूजिक, क्योंकि राजस्थान की राजस्थानी मान्यता ना हो, लेकिन हमारी इतनी बोलियां हैं, इतना मीठा संगीत है, चारों दिशाओं में हमारा संगीत गूंजता है। और इस संगीत को संग्रहण करने का सबसे बड़ा काम किया बाबूजी ने, जिनको मैं हमेशा बाबूजी के रूप में देखता हूँ। और इन्होंने 1977 से अथक प्रयास करके जो हजारों लाखों गीत जो बिखरे पड़े हैं हमारे फिजाओं के अंदर, फिल्मों के अंदर, उसको इन्होंने एक ऐसा संग्रह बनाया। मैं उस समय बॉम्बे में था, लेकिन यहाँ आता था तो देखता था कि एक से एक मधुर गीत मुझे सुनने को मिलते थे। ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। और मैंने पहली बार जब सीमा की आवाज़ घूमर के अंदर सुनी, रामलाल जी का म्यूजिक और इतनी मीठी आवाज़, तो मुंबई में उस टाइम हम लता जी, आशा जी, इनके गानों की रिकॉर्डिंग्स में होते थे, रफ़ी साहब होते थे, किशोर कुमार होते थे। लेकिन इन्होंने लोकल टैलेंट को जिस बखूबी और अच्छे संगीत के साथ में टेक्निकली बहुत अच्छी क्वालिटी में जो पेश किया, तो वो बम्बई में भी सबने सुना और सबने कहा कि ये एक माटी से जुड़ा हुआ संगीत आया है। इन्होंने यहाँ के वो कल्चर, यहाँ के आर्टिस्टों को ढूंढ के जो काम किया है, उसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इनके इस योगदान को कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वो सारी चीज़ें संग्रहित की। हमारा रंग रंगीला राजस्थान है, राजस्थान का नाम आते ही यहाँ की धरोहर हमारी आंखों के सामने आती है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते मालू जी से चाहूँगा कि वो अपने ज्ञान को हमारे साथ शेयर करें। और यहाँ तो सब म्यूजियन है, और बाबूजी का जो ज्ञान है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई में भी मतलब इतनी महारत हासिल रखी है कि उस चीज़ को प्रस्तुत करने का जो इनका अंदाज है वो मुझे बहुत भाता है। तो अभी मैं कुछ बोलने के बजाय एक श्रोता बनकर सुनना पसंद करूँगा। बाबूजी प्रणाम। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है? मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ, अभी आ रही है। मेरी आ रही है ना? हाँ, आपकी आ रही है। आपकी आवाज मालू अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है। मालू जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका वो म्यूट तो नहीं है कहीं सामने से? तुम को लगता है वो म्यूट हो गया वो? हाँ म्यूट लग रहा है मेरे को भी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। म्यूट है, ये दिख रहा। हाँ, अब चालू हुआ है। नहीं आ रही अंकल। अभी भी नहीं आ रही। टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। जब तक मालू सर की टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होती है, तब तक मैं चाहूंगी कि सीमा जी आप कोई एक गीत की 2 लाइन गाएं। म्यूजिक से शुरुआत कर लेते हैं तब तक। सीमा जी वीणा के प्रोडक्ट है। मैं तो ये मान के कि बहुत मीठा गाती है, तो म्यूजिकल प्रोग्राम हो, राजस्थान की बात हो और मधुर स्वर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सीमा जी एक मधुर सा गीत हो जाए। बिल्कुल, मैं अपना जो राजस्थान का वेलकम सॉन्ग है वही सुनाऊंगी, केसरिया बालम। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे दे। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी ढोला आवो नी
पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश, ओ पधारो म्हारे देश जी, केसरिया बालम आवो नी, पधारो म्हारे देश। तो ये अपना राजस्थान का वेलकम सॉन्ग जो बहुत ही अच्छी तरह से रामलाल अंकल ने मुझे सिखाया था। मैं बहुत घबराती थी मांड गाने में, लेकिन ये अंकल का कॉन्फिडेंस था कि नहीं तुम जरूर गाओगी और मैं तुम्हें गवाऊंगा, और उन्होंने बिल्कुल मुझे केसरिया बालम गवाया। आज ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि प्रोग्राम उसी से स्टार्ट हो। जी मालू सर, और बहुत अच्छा गाया। हाँ जी हाँ आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब हाँ आ रही अंकल है। अब आ रही है, हाँ, आ आ रही रही है। है, अब आ रही है। हाँ आ रही है। आज का हमारा जो विषय है फिल्मों में लोक धुनों का योगदान या प्रभाव, और खास तौर से आज जो समापन सत्र में हम विचार करेंगे वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान की लोक धुनों के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करेंगे। जब से फिल्में शुरू हुई तो हमारी फिल्मों का जो कंटेंट था उस वक्त या तो नेशनल कंटेंट था या फिर धार्मिक कंटेंट था, और जो सारा जो एटमॉस्फेयर था वो इंडियन था। जब इंडियन था तो उसमें हमारी लोक धुनों के उपयोग की और प्रयोग की बहुत सारी गुंजाइश थी। उस वक्त जितने भी संगीतकार आए, पंजाब का संगीतकार आया उसने पंजाब की लोक धुनों का प्रयोग किया, यूपी का आया उन्होंने यूपी का प्रयोग किया, और हमारे राजस्थान से जितने भी संगीतकार गए उन्होंने राजस्थानी अपने लोक धुने या राजस्थान का जो संगीत है उसका भरपूर उपयोग उन्होंने फिल्मों में किया। और जब फिल्मों में एक परिष्कृत रूप में लोक धुन और लोक संगीत आने लगा तो अलग से लोक संगीत की को बचाने की और प्रिजर्व करने की जो मुहिम थी उसकी जरूरत ही लोगों को नहीं पड़ी, और उस वक्त जो हमारा प्रिजर्वेशन का जो काम था वो बहुत कम हुआ। एक जो भी हुआ वो एक मिडिल स्टैंडर्ड का काम हुआ, जिसको हम बहुत ज्यादा उसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते, उसमें कमर्शियल हो सकता है या दूसरे एस्पेक्ट हो सकते हैं। अभी महान संगीतकार जो हमारे नौशाद जी हैं उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे उस्ताद, उनको खेमचंद प्रकाश को जो राजस्थान के थे उनको अपना उस्ताद मानते थे, उन्होंने कहा कि मैंने जब फिल्म क्षेत्र में आया तो मैंने कहा उस्ताद कुछ ऐसा गुर दीजिए कि मेरी फिल्में चल जाए। तो खेमचंद जी ने कहा कि बेटा तुम यूपी से आए हो और यूपी की लोक धुनों का इस्तेमाल करो तो तुम्हारी फिल्में चल जाएगी। नौशाद कहते हैं मैंने ऐसा ही किया और मेरा म्यूजिक चला और खूब चला। तो वो दौर था। उसी दौर में, उस दौर के उत्तरार्ध में हमारे जैसे शिवराम जी आए और शिवराम जी ने भरपूर प्रयोग किया, हमारे जमाल सेन ने खूब प्रयोग किया, जितने भी संगीतकार हमारे राजस्थान से गए उन्होंने राजस्थानी लोक धुनों का प्रयोग किया। लेकिन समय बदल गया और आज हमारी फिल्मों का जो कंटेंट है वो ग्लोबल हो गया, लोकल से ग्लोबल हो गया, चेंज हो गया। तो आज जो सिनेरियो बन गया फिल्मों में, वहां पर लोक धुनों की आवश्यकता ही नहीं रही, लोक संगीत की आवश्यकता ही नहीं रही, और वहां से लोक धुन गायब हो गई। लेकिन लोक धुन तो गायब हो गई, लेकिन एक आइटम सॉन्ग के रूप में और एक एकदम कमर्शियलाइज करके हमारे गीतों को और प्रस्तुत करने की एक होड़ सी मच गई। 8 गाने, 5 गाने, 6 गाने जो भी होते हैं, उन गानों में हमारी लोक धुनों पर आधारित एक पूर्ण सा गीत बना के जोड़ दिया गया। अब इससे ये हुआ कि हमारे लोक संगीत का रक्षण होने के बजाय भक्षण होने लग गया। तो बात ये, अब जब समय ऐसा आ गया कि हमारे लोक गीतों को या लोक धुनों को भोंडा रूप दे करके प्रस्तुत किया जाने लगा, तो हमारी लोक धुनों को प्रिजर्व करने की भी शुरुआत हुई। राजस्थान में भी हुई और दूसरे प्रदेशों में हुई। कई जगह सरकारों ने काम किया, कई जगह अकेडमियों ने काम किया और कई जगह व्यक्तिगत रूप से लोगों ने काम किया। लेकिन उस दौर का जो म्यूजिक था, उस दौर की जो फिल्में थी, वो चली इसीलिए कि उनमें लोकल गंध थी, लोकल सुगंध थी। और मैं दूसरी बार में आऊंगा तो आपसे और इस बारे में चर्चा करूंगा कि किस किस तरीके से इन लोगों ने अपना यूज किया।
तो उसकी आज भी वो लोक धुनें याद है लोगों को, आज भी वो संगीत याद है लोगों को। संगीत की वजह से फिल्में चली, दौर ऐसा था कि संगीत की वजह से फिल्में चली। आज जब कोई फिल्म आती नौशाद की या दूसरी जो भोजपुरी या कंटेंट जो होता, कितनी भोजपुरी लोग दोनों का उपयोग राज्य उसमें किया गया, बताइए। जितने भी रविंद्र जैन की राजश्री की फिल्में थी सारी भोजपुरी लोक संगीत पर चली और आज तक भी वो गाने याद है। तो उस वक्त भोजपुरी संगीत की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी। जब राजस्थानी संगीत आया तो राजस्थानी संगीत को अलग से प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। और चूंकि उसमें लोकल कंटेंट था, उनको दर्शक भी खूब मिले, सुनने वाले भी खूब मिले और फिल्में खूब चली। तो मैं जो इस विषय पर आ रहा हूं कि जो राजस्थानी या किसी भी लोक धुन को यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए या किया गया तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा आया। और आगे भी आज के कंटेंट में भी यदि हमारी विषय वस्तु बदले, फिल्मों का कंटेंट बदले या कंटेंट में कोई इस तरह की फेरबदल की गुंजाइश किया जाए कि फिर हमारी लोक धुनें फिल्मों के माध्यम से आ जाएं, तो हमारे यहाँ के संगीतकार भी आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो आज जो संगीतकारों की है वही जो वेस्टर्न म्यूजिक की कॉपी पेस्ट करके जो लगाते हैं, उन संगीतकारों की दुकानें चल रही है और जो गुणी संगीतकार हैं, जो कंपोजर हैं, वो अपने घर में बैठे हैं। तो बहुत इस बात की जरूरत है कि हमारे लोक धुनों का पश्चिमी संगीत के साथ मेल जोल करके उसको अच्छे रूप में, फिर अच्छे वाद्यों के साथ अच्छा सामंजस्य करके, आज जो ऑर्केस्ट्राइजेशन का जो युग है उसमें युग में हम खाली तबला पेटी पर आधारित लोक संगीत को प्रस्तुत करके और उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हमको समय के साथ ऑर्केस्ट्राइजेशन करना पड़ेगा और उनको आधुनिक रूप में, आधुनिक तकनीक के साथ, चाहे फिल्मों में आए और फिल्मों में नहीं आए तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हमारे जनमानस पर इसका अच्छा असर जाए। मैं सोचता हूँ एक सेशन और आएगा तो हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, कौन से लोक धुन किस तरह से आई। ठीक है बाबूजी, आपने बहुत सही बताया। जब खेमचंद प्रकाश ने महल में म्यूजिक दिया तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? यहाँ से तो जा रही है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। जुगल जी, आ रही है आपको? औरों को सुनाई दे रही है? आ रही है। आप एकदम क्लीन बोल रहे हैं। सीमा? हाँ, मुझे आ रही है। जैसे बाबूजी ने बताया खेमचंद प्रकाश अपने सुजानगढ़ से थे और वहीं से बाबूजी हैं, तो मैं उसी बारे में बताऊंगा। खेमचंद प्रकाश ने जब महल का म्यूजिक दिया तो उन्होंने आएगा आएगा 7 बार बुलवाया और 7 बार उसकी एक स्टाइल अलग थी जो आज तक हिट है। ये हमारे राजस्थान की एक खूबसूरती थी, संगीतकार का अपना एक टैलेंट था जो फिर चेक कर इस तरह से गुलाम मोहम्मद ने जब म्यूजिक दिया पाकीजा के अंदर तो हमारे कुचामनी ख्याल के अंदर ही सारे गाने बना दिए। ये अपनी एक ब्यूटी थी कि हम अपने फोक को अपने अंदर इतना रचा बसा लेते थे। रामलाल जी ने घूमर जब बनाई वीणा के लिए तो उसमें सीमा के स्वर को जो उन्होंने साधा तो वो आज तक यहाँ से लोकप्रिय, उसके वॉल्यूम्स बने जा रहे हैं। और सीमा मैक्सिमम जो जानी जाती है घूमर के लिए जानी जाती है, बाकी सब मीठे गाने सब कुछ है, लेकिन एक जो आइडेंटिटी बनी वो घूमर के कारण, मैं शायद गलत नहीं बोलूंगा। और उसमें बहुत ही संगीत का संयोजन हुआ है, हमारी यहाँ की माटी की सुगंध उसमें हमारे को नजर आती है। विदेशों में भी इसकी इतनी डिमांड है, हर ब्याह शादी में उसको बजाया जाता है और बड़े तल्लीन होकर हमारे घर की बहू बेटियां उस पर नाचती हैं। कोई फोड़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये हमारे संगीत की ताकत है। शिवराम जी ने भी जब पहली बार आयशा भोसले को गवाया, मोहम्मद रफ़ी साहब जब गाना गा के गए तो वो गाना आज तक कोई नहीं भूला है, बाबा सारी लाडली, और वो खुश होकर उन्होंने वहां पे लड्डू बंटवाए। ये हमारे म्यूजिक की एक खासियत, और इस चीज को गाना से आज जुगल जी गाना से प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि जुगल जी उस टाइम कोई 12-13 साल की उम्र के होते थे और बाबूजी के साथ में एज एन असिस्टेंट काम करते थे। तो हम सब के लिए सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि उस पीढ़ी के साथी आज भी हमारे साथ हैं, हमें उनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। और जुगल जी
कि परिवार में अभी वो परंपरा चल रही है जो इनके पिताजी ने इनको सिखाई थी। आज भी घर में रियाज होता है, आज भी इनके भाई रियाज करते हैं, इनकी बहनें रियाज करती हैं, शिवराम जी के पोते रियाज करते हैं, और वो संगीत नहीं निकला है बाहर। हमारा संगीत बॉम्बे में अगर कायम है तो उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि शुरू के तीनों जो कलाकार थे, 3 इक्के, खेमचंद प्रकाश, गुलाम मोहम्मद, अपने पापा जी, 7 फिल्मों का म्यूजिक देना और 7 फिल्में सुपर हिट रही। शुरू की तीनों पिक्चरें सुपर हिट रही। वो संगीत आज लोक संगीत बन गया। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए और उन दोनों को समझ, क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ, गायक की परंपरा जुगल जी में है, इनके परिवार में है। मुकेश भाई आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने हमारे लिए गाने गाए हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा जुगल जी को कि वो दौर हमारे सामने एक बार फिर से लेके आए। और जुगल जी ने मेरे साथ में 2-3 फिल्में की हैं, भाऊ जी के साथ में इनका रिलेशन रहा है, और शिवराम जी को आज हम फिर से सुन सकें उनकी अगली पीढ़ी के साथ, ये हम सब लोगों का सौभाग्य होगा। जुगल जी, नाउ शोज टू यू। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे पिताजी को और खेमचंद प्रकाश जी जैसे महान भावों को हमारे संगीत के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो रकम है वो खेमचंद प्रकाश जी है। और उसके बाद में जो है पंडित शिवराम जी आए, नारायण दत्त जी भी आए और काफ़ी लोग आए और फिर हम आए। तो ये परंपरा चलती आ रही है। सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे दादाजी पंडित तुलसीदास जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे मूनलाइट थिएटर से, और मूनलाइट थिएटर से फिर है जो क्या दुर्गादासन कंपनी नाम की एक रिकॉर्ड कंपनी है जोधपुर में, अभी तक चल रही हो। तो उसमें उसके है जो क्या संगीत निर्देशक में मेरे पिताजी 10 वर्ष की उम्र में गाना गाया था दादाजी के यहाँ। तो अब आपको जो मैं बाबा सारी लाडली के बारे में बता रहा हूँ कि 1957 में पिताजी ने इस गाने को क्रिएट किया था, इसी दुर्गादासन कंपनी के लिए 1957 में, और इन्होंने खुद ने गाया था और इनके साथ में एक सह गायिका थी सुनीता देवी। तो वो 1957 में हिवड़े सुदूर मत जा और ये गाना गाया और इसको रिकॉर्ड किया था HMV में। आपको पता है HMV जो है ये दूसरी कंपनियों को रिकॉर्ड करके और फिर उसका मोनोग्राम वीर दुर्गादासन कंपनी लगा के और फिर वो बिकवाते थे लोग अपने। रिकॉर्डिंग तो HMV में ही होती थी, बॉम्बे में ही आके रिकॉर्ड करके गए थे। तो एज इट इज वही म्यूजिक और वही धुन जो 1957 में इन्होंने गाई थी, वो है जो क्या उसको फिर साजिंदों के साथ में रिकॉर्ड किया और रफी साहब को गवाया, आ बाबा सारी लाडली कटी में चाली रही। लेकिन 1957 में पिताजी ने गाया था ये गाना। तो अब आपको इसी गाने से मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है। नैना चौमासो चढ़ो इबड़े जेठ तपाए सियाड़ा सा संपर्या आजो गण चाली बाबा सारी लाडली कटी में चाली रे, बाबा सारी लाडली कटी में चाली रे, तकदीर जटीने ले जावे उठने चाली रे, बाबा सारी लाडली चाली बाबा सारी लाडली चाली। सोमो चमके पीतल चमके भरम में सब कोई डोले रे,
सभी और हर जीने दुनिया एक तकड़िए तोले रे, एक हाथ नहीं बात बाजे तारी रे, बाबा सारी लागी बाबा सारी लागी। जुगल जी, हाँ जी, एक गाना बाबूजी ने हिंदी फिल्म के लिए बनाया था, कण कण में भगवान। हाँ तो वो सुनिए कि ये गाना जो है रूपक पे अपने राजस्थान में लोकगीत में चलता है, तो ये उसका जो है तो पहले रूपक सुनाता हूँ, उसके बाद में वो गाना सुनाता हूँ। चालो बिना एक चालो बिना मंदिरा लगन लिखावाए मारो सुंदरो बाबू तुझे पिंजारो कामणगारो ए मारो चालो बिना। ये धुन थी लोकगीत को राजस्थान में, उसको 2/4 का रिदम कहरवा करके और पहले इसको गाने को इंटरनेशनल फेम किया। उसके बाद में इसी के ऊपर खम्मा खम्मा और धनियारों ने जगह धनिया बना दिया, तो आज राजस्थान में सब जगह घूम रहा है। तो ये है गाना, पिया चरण की बहुत रमाई लीत की पहनी माला, अब काहे का डरना जग से मन में हुआ उजाला। अपने पिया की मैं तू बनेगी दुनिया, अपने पिया की मैं तू बनेगी हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तू बनेगी दुनिया, अपने पिया की मैं तू बनेगी सामरिया की रंग में मेरी यार गाऊंगी, चंदन माता झुमका पहने पिया आऊंगी, धन धन बाजे मेरी धन धन बाजे मेरी बाजरिया, मैं तो बनेगी पिया की मैं तो बनेगी खम्मा खम्मा ओ आने तो ढावे आके मारवाड़ हो, आको गुजरात हो आके मारवाड़, खम्मा खम्मा ओ घोड़े राणा के घोड़े अवतार लियो उपकार लियो भाई भाई बाबा थारा बलिया पकार और हरि जी सारी आरती ऐ कबीरा जय बोलो ऐ कबीरा ओ बाबा द्वारका नाथ तुझे पालनिया ओ कम्मा कम्मा बोलो रे
रामदेव की जय। वाह जुगल जी वाह, आपने वो दौर याद करा दिया कि कब 64 के गाने और आज तक हमारी फिजाओं में घूम रहे हैं, राजस्थान के संगीत को अजर अमर किए हैं। यही अजर अमर करने का काम जयपुर में बैठकर भाऊ जी ने किया है वीणा म्यूजिक के लिए, और वीणा म्यूजिक की एक उपलब्धि के रूप में मैं मानता हूँ सीमा मिश्रा को। आज कितनी कैसेट में सीमा मिश्रा का नाम देखने को मिलता है, उसकी मीठी आवाज सुनने को मिलती है। और सीमा से जब भी प्राय बात होती है तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, बेटी थारो गए इसको मीठू क्या हो गया? तो बोले जी मैंने मीठा मीठा गाना मिला है और मीठो मीठे गाते हो बालू जी गवा ले हुए खाना पसंद आओ तो क्योंकि बात है। तो ये जो भाषा की जो माधुर्य है और उसको जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर संगीत में पिरोते हैं तो वो एक अपनी अलग ही खूबसूरती लेके आते। रामलाल जी ने वही काम किया, निर्मल मिश्र जी थे उन्होंने यही काम किया, और इनमें सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों पे जो शब्द लिखे गए वो इतने सहज सीधे और सरल लिखे गए कि वो आम जनमानस के दिल में बैठे। वो पंडित इंद्र ने लिखे, भारती व्यास जी ने लिखे, निर्मल मिश्र ने लिखे। तो मैं चाहूंगा कि सीमा जी आपकी अनेकों कैसेटें निकली हैं, पिया पिया बोलो, आपकी कैसेट्स में है पिया पिया बोले मोरिया, नैनारा लोभी, डाकिया ने कागज लिख दे, ऊर्जा भी आपने गाई है, घूमर तो आपने खूब गाई है, मोरिया अच्छे बोले और आधी रात में। मतलब ये सारे गाने सुनते हुए आदमी एक सपनों की दुनिया में चला जाता है। प्रदेश में बैठा हुआ इंसान अपने राजस्थान को याद करने लगता है। तो ऐसा ही कोई एक मीठा गाना जो गाना आप सुनाना चाहे, मैं कोई बांधूंगा नहीं, तो आपके पसंद के गाने जो आपको पसंद हो और जो हम सबको दिल को भा जाए। सीमा जी हमारा निवेदन आपसे ये है कि आप वो गाना सुनाए जो राजस्थानी लोक है और फिल्मों में उसकी धुन प्रयुक्त हुई, तो कृपया हम विषय में ही रहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब निर्मल अंकल की बात हुई है तो निर्मल अंकल का ही म्यूजिक कंपोज किया हुआ गाना खड़ी नीम के नीचे आपको सुनाऊंगी। और इसी धुन पे फाल्गुनी पाठक ने अपने एल्बम निकाले थे और उन्होंने इस धुन को यूज किया था और उस पे एक गाना भी बनाया था उन्होंने। तो पहले मैं 2 लाइन फाल्गुनी पाठक के गाने की सुनाऊंगी, फिर अपना खड़ी नीम के नीचे सुनाऊंगी। ओके। पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़के हाय मेरा जिया, पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़के हाय मेरा जिया, धड़के हाय मेरा जिया, दिल ये बोले पिया पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़के हाय मेरा जिया। तो ये तो फाल्गुनी पाठक ने इस धुन पे गीत बनाया था और काफी पॉपुलर भी हुआ था क्योंकि धुन ही राजस्थानी थी। और अब मैं निर्मल जी के म्यूजिक कंपोजिशन सुनाना चाहूंगी। खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छाने छाने देख ली, छाने छाने देख ली, निरखा निरखा देख ली, छाने छाने देख ली, ओले छाने देख ली, जा तोड़ो बटाऊ माने छाने छाने देख ली, ओले छाने देख ली, खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छाने छाने देख ली। किसे देश से आया कंवर जी, किसे देश थे जाओला, किसे देश से आया कंवर जी, किसे देश थे जाओला, कुणिया जीरा कुंवर लाडला, साची बात बताओ ना, कुणिया जीरा कुंवर लाडला, साची बात
बताओ ना, मैं थन पूछूं, ओ मैं थन पूछूं खड़ी कंवर जी एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छान छान देख ली, बोल छान देख ली। तो ये वाह। था अपना राजस्थानी, और पहले सुनाया वो फिल्मी जो लिखा हुआ था फाल्गुनी पाठक का। बाबूजी, आपने कन्हैयालाल जी, बाबूजी, मालू साहब, मेरा माइक, हाँ हाँ माइक, ठीक है, आइए आइए। कन्हैयालाल जी सेठिया को अमर गाड़ो धरती दोहरारी, हाँ। इन वालों ने तो उसका सत्यानाश किया, और आपने उसको गांव से जो अपने फोक में बांध के जो दोबारा पेश किया, उसमें आपने क्या मिठास डाली जो वो अमर हो गया। देखिए, हाँ, धरती दोहरारी का लोक जो गीत वो वास्तव में लोकगीत नहीं था, लिखा हुआ उनका गीत था, लेकिन उसको फोक के इस कलर में रंग दिया गया। फोक क्या है, उसका कलर रंग दिया गया। हाँ। तो वो फोक जैसा लगने लग गया और जन की थाती बन गया। मैं इसी बात पर आना चाहता हूँ कि लोकगीत क्या है। लोकगीत, लोग कहते हैं लोकगीतों को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, किसी ने तो बनाया ही है। लेकिन इसमें ये होता है कि परिमार्जन होता गया, आगे पीछे कुछ, किसी ने कुछ जोड़ा, किसी ने कुछ जोड़ा, और वो गीत बनता गया, और उसमें धीरे धीरे परिमार्जन आगे पीछे विकृति भी आती गई और अच्छा भी आता गया। लेकिन जो आदमी लोकगीत या लोक संगीत से जुड़ा हुआ है, उसको पहले लोक जीवन में जाना पड़ेगा। जो आदमी लोक को नहीं जानता, लोक जीवन को नहीं जानता, वहां की परंपराओं को नहीं जानता, वहां के कल्चर को नहीं जानता, वो न तो लोक गीत बना सकता है न लोक संगीत बना सकता है। निर्मल मिश्र के गीत लोकगीत क्यों हो गए? क्योंकि वो लोक से जुड़े हुए थे। उन्होंने गांव से पानी लाती पनिहारियों को देखा था, कुएं से पानी खींचते हुए उन्होंने बल्दों की जोड़ी को देखा था, खेतों में कटाई करते हुए और रुपाई करते हुए लोगों को देखा था। तो उनके गीत में अब एक नेचुरल जो है ना फोक का कलर आ गया, और लोगों ने उसको लोक मान लिया। ये बड़ी भ्रम की बात हो जाती है बहुत बार। लोग कहते हैं ये लोकगीत है, लेकिन लोकगीत नहीं लिखा हुआ था। गजानन वर्मा ने कितने गीत लिखे, उनके जीवन में लोकगीत हो गए, लोग उसको लोकगीत समझ के गाने लगे। गजानन वर्मा कहता है ये भाई मेरा गीत है, देखो मेरी किताब छपा हुआ है। तो वास्तव में जो लोकगीत है वही है। लेकिन संगीतकार को यदि लोक का ज्ञान होगा तब ना वो अपना उपयोग करेगा। चालो विनायक आपा जोशी रे चला। अब जिसने ये गीत सुना होगा, जिसने शादी ब्याह में औरतों को गाते हुए गीत सुना होगा, वही तो बनाएगा अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। और जिसने सुना ही नहीं वो क्या बनाएगा? जिसने सुना नहीं वो कहीं से चोरी बनाएगा, चोरी करके बनाएगा, तो उसमें वो जो आना चाहिए, फ्रेग्रेंस आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ये बात तय बात है। तो जब बात चली गई तो हमारे खेमचंद जी, जमाल सेन जी, या जैसे आप गुलाम मोहम्मद जी का नाम लिया, इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम बहुत म्यूजिक दिया। तो उसी जोड़ी में, उसी कड़ी में हमारे पंडित शिवराम जी, और मैं तो पंडित शिवराम जी का मुरीद हूँ। आज आप लोग कहते हैं राजस्थानी फिल्में नहीं चलती है, मैं कहता हूँ राजस्थानी फिल्मों का म्यूजिक नहीं अच्छा होता है तो कहाँ से चलेगी आपकी राजस्थानी फिल्मों का म्यूजिक? जिन फिल्मों में पंडित शिवराम जी ने म्यूजिक दिया वो कौन सी फिल्म नहीं चली, वो गिनाइए मुझे। जिसमें पंडित शिवराम जी ने म्यूजिक दिया हो राजस्थानी फिल्म में, वो कौन सी ऐसी फिल्म है जो नहीं चली? उनके गानों ने फिल्में चला दी। अरे भाई, जब आप लोकल फिल्म बना रहे हो, रीजनल फिल्म बना रहे हो, तो उसमें रीजनल कलर तो देना पड़ेगा। आप उसमें वेस्टर्न कलर दोगे तो फिर वेस्टर्न फिल्म देख लेंगे, राजस्थानी फिल्म काहे के लिए देखेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि वो लोक के भी जानकार थे, लोक संस्कृति के भी जानकार थे, और संगीत के भी जानकार थे। यदि संगीतकार अच्छा नहीं होगा तो लोग दोनों का अच्छा इस्तेमाल नहीं करेगा। और उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन में उस जमाने में कोई कमी नहीं की। आज हम ऑर्केस्ट्राइजेशन कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं, तो आज बहुत सारे साधन है। ये उन्होंने किस समय में किस तरह के ऑर्केस्ट्रा को उपयोग में लेकर के और हमारी जो गीत थे उन गीतों को सजाया और उन गीतों को अमर बनाया। आज वो गीत राजस्थानी म्यूजिक में पंडित शिवराम जी के जो गीत है वो आदर के साथ सुने जाते हैं, गाए जाते हैं। हम लोग उनकी कॉपी करते हैं। मैं तो ये भी यहाँ तक भी मानता हूँ कि हम लोग बहुत बार उनकी कॉपी भी करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको और नए रूप में देते हैं। क्योंकि ये गीत खड़ी नींव के नीचे हमारे से पहले भी गा चुके हैं, लोगों ने रिकॉर्ड कर चुका है। भरतव्यासी का लिखा हुआ गीत है, ये लिखा हुआ गीत है भरतव्यासी का, लोगों को पता नहीं है।
छोटी सी उम्र पर नहीं, वो बाबा साहब भरतव्यास जी का लिखा हुआ गीत है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमने उसको समय के साथ परिवर्तन करके और अच्छा ऑर्केस्ट्रा डाल करके उसको गीत को दिया। ये हमारा काम था। तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि मेन बात अपना भी राजस्थानी या लोक धुनों का फिल्मों पर प्रभाव क्या है और कहाँ तक उन्होंने बिगाड़ किया और कहाँ तक सुधार किया है। जब हम शिवराम जी की बात करते हैं, जब हमें चालो विनायक आप जोशी ने चाला, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया अमर गीत, और खमा खमा और रामदेव जी तनिया, ये अमर गीत आज ये लोकगीत बन गया। कोई नहीं कहता कि उन्होंने तैयार किया, लोग कहते नहीं, पर मैंने पूछने की बहुत मैं तह में गया कि पहले कौन सा गीत बना, पहले खमा खमा बना या अपने पिया की जोगनिया बना, बताने वाले नहीं मिले ये बात, क्योंकि वो एकदम व्याप्त हो गए। लेकिन आज जब हमारे जो संगीतकार या फिल्म निर्माता जब घूमर को ही प्रोड्यूस करते हैं, घूमर के नाम से किसी गीत को बनाते हैं, रानी पद्मावत का हमें ताजा संजय लीला बंसाली हमारे राजस्थान के, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के कल्चर का उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान है, लेकिन उन्होंने घूमर को किस रूप में प्रस्तुत किया। न तो घूमर उसकी टांग भी तोड़ दी घूमर की और दिमाग भी बदल दिया, दोनों बदल दिए। न तो उसकी ताल रखी, न उसकी लय रखी और न उसकी मेलोडी रखी। और यहाँ तक कि बेचारे घूमर को जो अच्छी बनी राजपूती कल्चर की परिचय की, उसको घूमरडी और कह दिया। हम जब हमारे साथ सीमा है और उसका सबसे प्रसिद्ध गीत ये है, तो मैं 2-4 गीत उससे गवा करके आपको इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा कि पहले ये गाए, अपनी घूमर गाए, और उसके बाद में वो उसकी घूमर गा के बताए, तो पता लगे उन्होंने क्यों किया ऐसा। अरे उन्होंने बहुत अच्छा गीत बनाया है, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, बहुत अच्छा डांस किया है, लेकिन वो घूमर के नाम से नहीं करते तो कम से कम हमारी घूमर में विकृति नहीं आती। इतिहास कल को आज 100 साल के बाद में जब इतिहास लोग देखेंगे तो कहेंगे ये घूमर ये है, ये हमारे कल्चर के साथ अन्याय। आप कुछ भी करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप फोक के नाम पर यदि कुछ करते हैं, वो उसका बिगाड़ करते हैं, उसमें विकृति लाते हैं, वो माफ की नहीं जा सकती। सीमा बताओ दोनों गीत आपको क्या फर्क है? बिल्कुल, मैं पहले अपनी घूमर गाती हूँ जो अपनी ओरिजिनल है। हाँ। तुम्हारी घूमर छे नखराली ये माँ, तुम्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, घूमर रमवा में जाशा ओ राजरी, घूमर रमवा में जाशा, उम्हाने रमता ने काजल टीकी ल्या दो ए माँ, उम्हाने रमता ने काजल टीकी ल्या दो ए माँ, घूमर रमवा में जाशा ओ राजरी, घूमर रमवा में जाशा। अब ये जो गीत जब मैंने गाया था तो घूमर में, हाँ बिल्कुल, उसमें जो घूमर शब्द है तो घ पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो उसका प्रयोग वैसे ही करवाया मुझसे कि घूमर बड़ा ऊ प्रोनाउंसिएशन में आना चाहिए, घूमर रम। अब इसको घूमर भी बोल सकते थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल घूमर ढी कर दिया, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हाँ, अब मैं बिल्कुल बॉम्बे में घूमर कोई रहा तो जब रिकॉर्ड करते हैं घूमर वाला ठेका लगाना, तो घूमर का ठेके का नाम ही उन्होंने घूमर का ठेका कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो पैटर्न फिक्स हो जाता है कि घूमर में क्या पैटर्न बजाए। हाँ, अब मैं पद्मावत वाला थोड़ा सा सुनाती हूँ। खनक प्रीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, और अलग रीत सब जग के छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 बैसा घूमर घूमे रे। तो ये बिल्कुल ठेका ही बदल गया इस गाने में, ये पूरा अलग ही तरह का घूमर हो गया इसको। हाँ, इसको घूमर नहीं बोल सकते, न वो लय है, न वो ताल है, न वो भाव, कुछ भी नहीं।
बिल्कुल वो मेलोडी भी नहीं है, बिल्कुल वो मेलोडी भी नहीं है, वो जिसके ऊपर हमारी राजपूती ने करती थी वो चीज नहीं है। वो एक कमर्शियल गीत है। राजपूत कभी भी घूमर को घुमरडी नहीं कहते। घुमरडी नहीं, बिल्कुल आओ भाई साहब घुमरडी खेला, भाई साहब घुमरडी खेला। घुमरडी खेलने की चीज नहीं है, घूमर रमने के लिए है ना, खेलने की चीज नहीं है, वस्तु नहीं है घूमर। घूमर में खुद इन्वॉल्व करना पड़ता है, पूरे शरीर को मन को इन्वॉल्व करना पड़ता है जब घूमर बनती है, ऐसे घूमर नहीं बनती है। इसी तरह देखिए दूसरे एक संगीतकार ने जो यूज किया, मेरे ख्याल से ये ललित सेन का है या किसका है, सेन बंधुओं का म्यूजिक होगा, मोरनी बागा में बोला उन्होंने गीत किया। राजस्थान के थे, उन्होंने उसको बिगाड़ा नहीं, उसको मेलोडी पैदा की। दोनों जरा बताओ देखें अपना जो खड़ी नीम के नीचे भी ललित सेन जी का म्यूजिक था, इसीलिए वो धुन प्रॉपर रही। जो मैंने पहले सुनाया था फाल्गुनी पाठक का जो था, हमारी रिकॉर्डिंग में अगर जो भी एक राजस्थानी म्यूजिशियन नहीं रहा तो उसने बिगड़ने नहीं दिया। ये तो मैंने कहना से मुंबई में देखा है, हमारा राजस्थान का कोई म्यूजिशियन भी वहां पर रहा है, सिटिंग्स में भी रहा है, तो उसमें तोड़ फोड़ नहीं होनी। ये एक सबसे बड़ा वो एक। और जी मैं एक सवाल कहूँगा कि आपने जो बाजरी, राजस्थान और बाजरी, आपने बाजरी की रोटी जो गाना बनाया उसकी धुन के बीच राजस्थान को कैसे इन्वॉल्व करना, क्योंकि वो कोई फिल्मी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन वो यहाँ से जुड़ गई, माटी से जुड़ गई वो बराबर बाजरे की रोटी। जी जी, लोग चाहे कहीं का भी हो, मैं कहता हूँ चाहे हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे कच्छ का हो, चाहे आपके विंध्याचल का हो, लेकिन उसमें महक आपको सेम मिलेगी। लोग का जो कलर है वो कलर अलग होगा, जिसको ज्ञान है वो सुनते ही समझ जाएगा ये लोग है, ये लोग। और वो सेट होती है इन स्वरों में। लोक संगीत ज्यादा लोक संगीत इन स्वरों में समाया हुआ है। चौथे स्वर का प्रयोग कभी कभी हुआ है ना। और जहाँ ज्यादा संगीतकार अपनी कारबाजी दिखाते वो लोग नहीं होता है, वो उनका क्रिएशन होता है। लेकिन संगीतकार अपना क्रिएशन दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए कई बार उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते। एक गाना बताओ मोरनी वाला। हाँ बिल्कुल। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। ये तो फिल्म का। और अपना है मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, तुम्हारे ही बड़े में, तुम्हारे ही बड़े में बह गई रे कटार, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। तो ये एज इट इज धुन रखी उन्होंने, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, और यही वजह है इतना पॉपुलर हुआ। इसको इन्होंने राजस्थानी संगीत को बढ़ाया है और वहाँ राजस्थानी संगीत को उन्होंने विकृत किया। अब इस तरह का देखिए पल्लो लटके, हमारा पल्लो लटके कितना फिल्मों में है और कितना हिट हुआ है। हिंदी फिल्मों में पल्लो लटके कितना हिट हुआ है। बिल्कुल हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए तो पल्लो लटके सुनने को मिलेगा। वो भी बता दो पल्लो लटके अपना फिल्म का और अपना दोनों बता दो। मैं अपना वाला सुनाऊंगी पहले। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माँ मारो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल माँ मारो पल्लो लटके। अच्छा अंकल, एक बात और कहना चाहूंगी, जो पहले यूज हुआ वो तो ठीक था, लेकिन जो अभी नया जो पल्लो लटके आया वो कितना बुरा है। आपने सुना उस गाने को?
वो तो मेरे को वो ठीक से ध्यान नहीं है, मैं थोड़ा सा ही सुनाऊंगी क्योंकि ऐसे गाने मैं कम ही सुनती हूँ। 100 तोले की मुंदड़ी ला दे, 3 तोले का कंगना, ये अभी नया है। पल्लो लटके, तो ये कुछ मतलब पल्लो लटके की कोई महक ही नहीं है इसमें, और मुझे ठीक से याद भी नहीं है। आइटम सॉन्ग हाँ। बना दिया, बिल्कुल इसको आइटम सॉन्ग बना दिया। तो ये हाँ, जिसने कॉमर्शियल उसको यूज करना होगा। बस खाली पल्लो लटके ले दिया उसमें, और कुछ नहीं है। जिस तरह फिल्मों में है, हाँ, बहुत सारे गाने। सीरियल में आप देखिए, 50% सीरियल ललित बनाता है। अब उसमें देखिए आपको कितनी बार राजस्थान घूमर रंबा मेहता शाह हर सीरियल में बजेगा। बिल्कुल है, उसके आपको कालो जी कालो कहीं करो सही लाए, ये हाँ। धुन बताना, धुन इसको गुनगुना के बताना। कालो जी कालो कहीं करो सहेल्याए, कालो राणा काला राणा राजा जी रखे। इसको सरगम में तो बताओ, इसको सरगम में बताओ। ऐसे बताओ। तो ये धुन। इसी तरह भी एक गाना और लोग हमारा लहरियो, लहरियो, बिल्कुल लहरियो। लहरिएरा 900 रुपया रोकड़ा सा, लहरिएरा 900 रुपया रोकड़ा सा, मन ले दो ढोला लहरियो सा। अब इसी धुन पे तलाश मूवी में गाना लिया था, जिसकी 2 लाइनें सुनाऊंगी। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। तो ये बहुत सारे धुनें ऐसी जो राजस्थानी धुनें काम ली है। अभी जो सीरियल में चल रहा है इस पर मेहंदी वाला, कौन सा वाला अंकल? अभी जो सीरियल में मेहंदी रात चलने लगी थारे नावरी। हाँ मेहंदी रात चढ़ने लगी बनडेर, क्या है, मैं धुन कंफ्यूज हो गई, इतने सारे गाने बिगाड़ा गया है, बहुत सारे। ये अपने फोक को बिगाड़ा गया उसने। मेहंदी रात, बिल्कुल बिल्कुल। उस गाने को मैं एक बात जुगल बनडेर थारे नाम की। जुगल जी, जैसे अपने यहाँ का लोक संगीत और यहाँ से उसको वो माधुर्य था, उसी तरह से अपना धार्मिक संगीत। पहले अपने पिताजी का बताया था, घूमर के ऊपर बात की। घूमर पे बनाया था उन्होंने, घूमर पे बनाया। घूमर के ऊपर नरेंद्र भौजाई का गाना सुनाता हूँ आपको, हमारी घूमर से मनकराड़ी। इस गाने को हमने जो है अनुराधा पूर्वक से गवाया था, तो वो गाना सुनिए। भाने बागा में आता रसियो मुए राजमाने, बागा में आता रसियो मुए हमारी ओ माने बागा में आता रसियो माने बागा में आता रसियो साथ सहेलिया साथ में मैं गई खिलने पास, साथ सहेलिया
साथ में उम्र बार छैल छबीलो रसियो मिलकर खेलन लागो पार मारी सारी बनाड़ी भी गोई है मारे मारी। फ्रीज हो गया। साउंड क्या हुआ? साउंड की प्रॉब्लम। साउंड क्या हुआ? साउंड बंद हो। जुगल जी का बंद हुआ। हाँ लेकिन देख, हाँ बाबू जी बोलो। जो इन्होंने प्रयोग किया है तो बहुत अच्छा किया है। जब ये साउंड इन किया हमने अंतरा जोड़ा था जुगल जी, ये इसमें नहीं है, घूमर में अंतरा नहीं नहीं उनके नहीं है। और उसको वापस जो है उसी जगह पे लाके छोड़ दिया। तो मुद्गल साहब, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, फिल्मकारों के साथ रहते हैं, फिल्म के संगीत। मेरे को मालू जी की बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आती है, मेरे को सुन रही है। हाँ मुझे सुन रही है बाबू जी। मुझे सुन रही है, जुगल जी को नहीं है। ये मेरी आवाज नहीं आ रही। मुझे जो क्या मालू जी की सिर्फ आवाज नहीं आती, बाकी सभी लोगों की आ रही है। ये कोई माइक खुला है? आपका माइक खुला तो नहीं है भाई? इनके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है। तो आगे तो म्यूट किया हुआ है, लेकिन जब म्यूट ऑन होता है तभी मैं नहीं करता। आ रही है अंकल, हमें तो आ रही है। हाँ बोलो बाबू जी। हाँ बताइए। जुगल जी बता रहे हैं कुछ? नहीं, जुगल जी अभी रुके हुए हैं। जुगल जी क्यों आपकी आवाज नहीं जा रही? जुगल जी के पास आपकी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा तो मेरे को सबकी आवाज आती है, बोला केसी मालू जी की आवाज नहीं आती है। वो क्या कह रहे हैं तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मालू जी ने कहा कि आपने अच्छा प्रयोग किया है, घूमर को अच्छे से यूज किया है, मालू जी ने ये बोला है। हाँ हाँ अच्छा। अभी आपको 1954 की एक पिक्चर गौरी शंकर, उसके अंदर हमारे पिताजी ने एक गाना दिया था, तो आपको पता है ना, खूब है राम जी मिलन कर होसी जी मारा जूना जोशी, प्रभु जी मिलन कर होसी मारा जूना जोशी, हरि जी मिलन कर होसी। ये गाना है अपना परंपरा का। तो मीरा का ऊपर जो है मीरा का पारंपरिक सॉन्ग है। हाँ करेक्ट। तो इसके ऊपर जो है अब जो है फिल्म गौरी शंकर था, उसके अंदर लता बाई ने गाना गाया है फिल्म का। मेरा भोला जोगी मिलने की बेला कर होसी, मेरा भोला जोगी मिलने की बेला कर होसी। तो कह रहे थे हाँ, तो वो तो मैं गाना गा रहा हूँ, बीच में उनकी आवाज है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं आप सुनो, जुगल जी गाओ आप। अच्छा जाओ जाओ नाग जाओ, उन्हें ढूंढ लाओ रे, पैया पड़ू में तोरे उनको मनाओ रे, मिलने की बेला कर जी मेरा भोला जोगी, मिलने की बेला कर होसी, मेरा भोला जोगी मिलने की बेला कर होसी। ये फिल्म गौरी शंकर का गाना लता बाई ने गाया। हाँ बाबू जी, आप क्या पूछ रहे थे?
आप पूछ रहे थे कुछ? नहीं, मैं बोला कुछ आप बीच में बोल रहे थे तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या। हेलो, कुल मिला के हमारा सारांश ये यही है। दो गीत के ऊपर ये गाना जो है फिल्म में दिया था, लताबाई ने गाया था। फिल्मों का यदि अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो फिल्में प्रभावी बनेगी, हमारा लोक संगीत भी आगे बढ़ेगा। और यदि लोक संगीत का लोक दोनों का जानकार अनाड़ी लोगों के हाथ में पड़ जाएगा, बंदर क्या जाने आटे का स्वाद वाली बात हो जाएगी। अनाड़ी लोगों के हाथ में हमारी लोक धुनें पड़ जाएगी, तो उनके लोक धुनों को तो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, और उनकी फिल्मों का क्या होगा, वो भगवान जाने गाने 2-4 दिन जरूर चल जाएंगे आइटम सॉन्ग की तरह, लेकिन एक स्थायीपन जो मिठास जो है वो उनमें नहीं आएगी। तो पहले लोक का, लोक संस्कृति का ज्ञान हो लोगों को, हमारे तीज त्योहारों का ज्ञान हो, शादी विवाह का ज्ञान हो, उसको उन्होंने देखा हो, उसको सुना हो, जो उसको सुना हो, उसको जिया हो, पहले लोक को जिया हो, तब जाके वो लोक संगीत का उपयोग करें, फिल्मों में करें, सीरियल में करें, नए गाने बनाने में करें, कहीं भी करें, लेकिन वो अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। अब देखिए, जैसे अभी खड़ी नीम के नीचे की बात हो रही थी, उस पर गाना बन गया, तो खड़ी नीम के नीचे कहां से आया? खड़ी नीम के नीचे कहां से आया? भरतव्यास को मालूम था, वहीं से खड़ी नीम के नीचे आ गया। तो से चल रहा है। हेमचंद जी ने जो बात साथी को कही वो सब जगह लागू होती है। तो जिस मुल्क से आता है, जिस मुल्क का ज्ञान है, वो उसको आप सीमा मिश्रा लोकप्रिय कहूँ, आप बताइए, क्योंकि वो उसी मुल्क की रहने वाली है जिस मुल्क में ये गीत गाए जाते हैं, और वही कैसी मालूम भी उसी मुल्क का रहने वाला है जिस मुल्क में गीत गाए जाते हैं। और हमने वो तो सारा सीन सिनेरियो देखा है, सारे 30 त्योहार देखे, वो शादी ब्याह सारे देखे हैं, सब वहाँ की सारी परिस्थितियों को करते हुए किसान को देखा है, गट्टी गाते हुए, गट्टी पीसते हुए, औरतों को हमने भजन गाते हुए, हरिजस गाते हुए देखा है। तो वो कलर आएगा। इसलिए सीमा मिश्रा का लोक संगीत, राजस्थानी लोक संगीत पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसमें लोक की महक थी, और महक इसलिए आई कि उसको लोक जीवन का उसको अभ्यास था। तो हमें इसको, लोक फिल्मों को, लोक संगीत को, और इसको फिल्मों में या दूसरी जगह यूज करने के लिए हमें लोक जीवन में जाना होगा, लोक को समझना होगा, वहाँ की संस्कृति को समझना होगा, वहाँ के त्योहारों को, परंपराओं को, सबको समझना होगा। जब जाके लोक संगीत का अच्छा रूप सामने आएगा, और अच्छा रूप सामने आएगा तो वो चलेगा, चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, चाहे हरियाणा का हो, जम्मू का हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो निश्चित रूप से चलेगा यदि अच्छे रूप में सामने आएगा। वो फिल्म को भी चलाएगा, संगीत को भी आगे बढ़ाएगा, और हमारी लोक संस्कृति भी आगे। मेरा तो यही समीक्षण है। इस भाई साहब जुगल जी ने बताया, शिवराम जी को ज्ञान था, इनको ज्ञान है, महाराज जूना जोशी, तो ज्ञान है तो इन्होंने अच्छा बना दिया। ज्ञान नहीं होता तो उसको तोड़ के और उस भजन पर कोई आइटम सॉन्ग बना दे। यदि ज्ञान नहीं होता तो उस भजन पर एक आइटम सॉन्ग बना देता। लोग दोनों में दम था, वो चल तो जाता, लेकिन थोड़े दिन चलते लोग। अभी वो एक गीत आया था थोड़े दिनों पहले, ससुराल गेंदा फूल, बहुत पॉपुलर हुआ था। आपको जाने सीमा, आपको जाने बहुत पॉपुलर हुआ। सारे गाने सुन लीजिए, सारे गाने सुन लीजिए, सारों में लोग जीवन है। अब कल परसों को, कल जो सेमिनार था उसमें फिल्म नवरंग का था, नवरंग के 10 9 या 11 गीत थे, सारे लोग दोनों पर आधारित थे, और नवरंग अपने जमाने फिल्म थी। वैसे आपको मालूम ज्यादा है कि कौन से फिल्म में कौन से गाने यूज हुए हैं, और उसकी वजह से वो एक लंबी लिस्ट है। सबने लोग धुनों को यूज किया, लेकिन बात वही है कि जिसको ज्ञान है, जिसने यहाँ की महत्व को महसूस किया है, जिसके पास प्रॉपर साधन के रहे हैं, उन्होंने अच्छा गाना बनाया और उसको बड़ा कैनवास देने में। जैसे मोस्टली बागा में अगर वो गाना जैसे भी पिक्चराइज करता है, यश चोपड़ा पिक्चराइज करता है, तो वो पॉपुलर होता है। लेकिन उसकी मेलोडी जो है वो हमारी लोक धुन है, हमारी यहाँ की संस्कृति, हमारी उनकी कला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो पुरानी तकनीक को अगर नए साधनों के साथ में रिकॉर्ड किया जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। जैसे आप पहले जयपुर में रिकॉर्ड करते थे, फिर दिल्ली में रिकॉर्डिंग की, आजकल आप बॉम्बे में रिकॉर्डिंग करते हो, तो क्वालिटी जो सुधर रही है उसने भी हमारे संगीत को ज़्यादा लोकप्रिय किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को ये बताइए, क्योंकि फिल्मों के ऊपर तो हमेशा टेंशन लगती है बिगाड़ दे।
है? फिल्म वालों को तो ये लगता है कि हमने संगीत को बिगाड़ दिया, लेकिन उसको सुधारने संगीत जो फिल्म में यूज करती। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सुनाई नहीं पड़ रहा है। आवाज आ रही है लेकिन वो डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है। डिस्टॉर्शन मेरे अंदर पड़ेगा या सबके पास पड़ेगा डिस्टॉर्शन? कोई माइक डिस्टॉर्शन मेरे को भी आ रही है, आपकी आवाज में आ रही है। सीमा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है मेरे पास। सीमा आ रही है आवाज? फिल्म वालों ने हमारे संगीत को बिगाड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ के जो गीतकार म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने संगीत को उसी रूप में फॉर्म किया है, चाहे वो हमारे यहाँ से खेमचंद प्रकाश हो या अगर हमारे शिवराम जी रहे, और अभी की पीढ़ी के जुगल किशोर तिलक राज ने 5-6 फिल्में दी है। ननद बोजाई में हिट म्यूजिक दिया है, कर्माबाई में हिट म्यूजिक दिया है, एक फिल्म भिंडी वोट देने चली आई थी उसमें हिट म्यूजिक दिया है। तो बात अनुभवों की है, वो चीज आप वीणा म्यूजिक के माध्यम से आप यहाँ पेश कर रहे हो। तो ऐसा कोई सुझाव देना चाहोगे आप जिसके यहाँ तो म्यूजिक फिल्मों में भी अच्छा है? आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो मैंने एक तो जहाँ के फिल्मकार थे और जहाँ को उन लोगों को अपने उनको याद था, उसका ध्यान था, उन्होंने उसका यूज किया और यूज किया तो उसका अच्छा रिजल्ट सामने आया, उनको अच्छी भी थी, उससे लोग दोनों का भी फायदा हुआ, उन लोगों को भी फायदा मिला। लेकिन अब यही बात है, इसके साथ जानकार लोग आए, लोग जीवन को समझने वाले लोग आए। आज तो राजस्थानी फिल्में बन रही है, उनके गाने क्यों नहीं चलते? वहाँ पंडित शिवराम नहीं है, संगीत है ही नहीं। जो संगीत देने वाले हैं, जो संगीत देने वाले हैं, उनके पास राजस्थानी धुनें नहीं है, उनको राजस्थानी संगीत का, राजस्थानी परंपराओं का ज्ञान नहीं है। उन्होंने किसी शादी विवाह में जाके बैठ के औरतों के मुंह से गाने नहीं सुने, या हर जाति में औरतों को नहीं सुना है, इसलिए वो नहीं दे सकते। पहले उसको सुनना पड़ेगा। मैंने जब इस लाइन में आया तो श्री गुलशन कुमार जी ने मेरे हर गाने को कॉपी किया। मेरे पहले 50 जो कैसेट के एल्बम थे उनमें 50 का उन्होंने को वर्जन किया, और पहले ग्राहक मेरे वही होते थे। जिस दिन मेरा कैसेट बाजार में आता, पहला खरीदार दुकान का आदमी बैठा था, लेकिन उनका गीत नहीं चला क्योंकि वो उन्होंने राजस्थानी लोक गीतों को जिया नहीं कहा। मैंने यही कहा, चाहे वो हमारा पूर्वाज से कहा ले, चाहे गुलशन कुमार जी खुद आ जाए, लेकिन पहले उनको राजस्थान में पैदा होना पड़ेगा, राजस्थान में पैदा होना पड़ेगा, राजस्थान में जीना पड़ेगा। जब जाके सीमा विश्वा पैदा होगी, जब जाके मालूम पैदा होगा, या जब जाके खेमचंद प्रकाश या पंडित शिवराम पैदा होगा। क्योंकि जब तक हम जिएंगे नहीं, लोग हमारे लोग की खुशबू नहीं आएगी, और जब तक खुशबू नहीं आएगी तो केवल टेक्निकल म्यूजिक नहीं चलेगी। मैं आपकी बात का समर्थक हूँ। बालिका वधू में एक नए म्यूजिक डायरेक्टर ने काम किया, ललित सेन ने भी वहाँ पे काम किया, जितेंद्र जावड़ा ने वहाँ पे काम किया। तो उनमें सब में जो एसेंस था वो राजस्थान का ही था, और फलोदी से राजस्थान से उठते थे। आज अगर बालिका वधू का 1000 एपिसोड बनते हैं तो राजस्थान की एसेंस के कारण बनते हैं, राजस्थान के संगीत की महक के काम चलते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे गुणी संगीतकारों का सही से उपयोग होगा। इस बारे में क्या मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? जुगल जी आप बताओ, क्योंकि आज भी मैं मानता हूँ कि 50% रिदम बजाने वाले हमारे राजस्थान के, 50% रिदम बजाने वाले आज भी हमारे राजस्थान के हैं, जो फिल्मों में गानों में रिदम बजाते हैं, परक्यूशन बजाते हैं। गुलाम मोहम्मद जी की पूरी फैमिली, यूसुफ, अजीज भाई, मुमताज भाई, ये सभी राजस्थानी कलाकार जो हैं बहुत ही अच्छा रिदम बजाते हैं, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर प्रोमिनेंटली उन्होंने सबके साथ काम किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में, आर डी बर्मन के साथ, और आने वाली पूरी नई पीढ़ी के साथ में। और हमारे भवानी शंकर जी हैं, आपको पता है वो बिदा सर के हैं, रहने वाले भवानी शंकर जी कथक। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बगावत और तबले में उनका बहुत बड़ा नाम है,
और इंटरनेशनली फेम वो जाकिर हुसैन जी के साथ काम कर रहे हैं। तो अपना राजस्थान का हर प्राणी जो है झंडे गाड़ रहा है राजस्थान का बॉलीवुड के अंदर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान को बिलोंग करता है वो म्यूजिक डायरेक्टर अगर काम करता है तो गाना सुधरता है, और कोई दूसरा आदमी कॉपी करता है तो उसके अंदर वो बात नहीं आती है, वो तोड़ मोड़ हो जाता है गाने का। ओरिजिनली जो होता है उसको राजस्थानी म्यूजिक डायरेक्टर ही ज़्यादा अच्छा देते हैं। बहुत सुंदर परिचर्चा चल रही है। कितना मतलब ये व्याख्यान की से आगे हटकर वो पूरी एक आपस में संवाद की जो भूमिका बनी, वो तो लग रहा है कि अंत होने का नाम ही नहीं लेगी। इतने नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, हम सभी बहुत सुख महसूस कर रहे हैं। बहुत ही हमें लगता है कि ऐसे तत्वों पे आप लोगों ने बात करी है कि आज हमारे विद्यार्थियों को बहुत कुछ मिला होगा। मैं मालू सर से निवेदन करती हूँ कि वो बने रहे यहाँ पर, और इस संवाद में जो प्रतिभागिता निभाई जुगल जी ने बहुत सुंदर गीत की संरचना की है। मैं विद्यार्थियों को कहूँगी कि वो जरूर सुने उन गीतों को जाकर। और सीमा जी ने इतना सुमधुर, कितने मीठे कंठ की स्वामिनी है, बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत भविष्य आपका उज्जवल है। सुरेश जी, आपने बहुत सुंदर इसका मॉडरेशन किया सत्र का, हम सभी को निश्चित रूप से बहुत जानकारी मिली है। तो जुगल जी, सीमा जी और सुरेश जी, हम आपसे विदा लेते हैं और समापन की मैं एक बात कहना चाहूँगा मधु जी, आप सब लिटरेरी फील्ड से हैं, हम प्रैक्टिकल फील्ड से हैं। चीज वो अपनानी है आपके स्टूडेंट को जो कहाँ से मार्केट में चले। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक जो चीज सामने आती है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रियल लाइफ को जो है मालूम नहीं, यहीं से खोज को जो उन्होंने अपने गानों में कन्वर्ट करके डाला, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ। तो हम स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकलिटी को समझेंगे किताबी ज्ञान से निकल के, तो हम फिल्मों में अपना एक अच्छा योगदान दे पाएंगे और हिट फिल्म के लिए म्यूजिक बना पाएंगे। तो फिल्मों की सफलता मुझे इन परिचर्चाओं से आज जो हम लोग 5 दिन ये चर्चा चली है, उससे एक तथ्य तो बिल्कुल क्लियर हमको समझ में आ रहा है और एक नई दिशा दिख रही है कि हम कोई ऐसा संस्थान बने भारतवर्ष में कि जो वहाँ की लोक परंपराओं को साथ में फिल्म का, संगीत का भी ज्ञान हो और उनको टेक्निकल नॉलेज भी हो। इस तरह का की कोई संस्था बने कि जो करे, तभी एक सार्थक परिणाम की हम आशा कर सकते हैं कि हमारे सामने एक सार्थक परिणाम निकल कर आएगा। क्योंकि मालू सर ने जो बात कही कि जो लोक को जिया नहीं है, लोक से जुड़ा नहीं है, वो संगीत के बारे में क्या जानेगा और क्या उसकी सृजनात्मकता होगी। और जुगल जी ने और उनके पिताजी के द्वारा जो संगीत बद्ध किया गया फिल्मों में, वो देखिए बिल्कुल लोक से जुड़े होने के कारण इतने खूबसूरत है, इतने मधुर है। तो इन बातों के लिए हमें लोक से जुड़ना होगा। सबसे पहले ये विद्यार्थियों को समझना होगा, ये हमारी भावी पीढ़ी को समझना होगा और उन्हें लोक से जुड़ते हुए तब हम फिर आगे शास्त्रीय संगीत की तरफ जाएं और शास्त्रीय संगीत की जब विधिवत शिक्षा ले लें, तब फिर हम टेक्निकलिटी को सीखें और तब हम अपना भविष्य बनाएं। और ये सारी चीजें बहुत, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सीखना शुरू करेगा तो बुजुर्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सीढ़ी दर सीढ़ी की बात है, वो चढ़ते हुए और तब सार्थक परिणाम आने की
संभावना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मालू सर से निवेदन है कि समापन सत्र के लिए थोड़ी देर रुके रहे। जुगल जी, सीमा जी और सुरेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। और राजस्थानी को भी उसने सम्मिलित किया इसके लिए राजस्थान के लोग भी आपको बहुत मनीष जी भी आ गए। बहुत सुंदर सत्र चला। मनीष मिश्रा हमारे साथ इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर जुड़ गए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मनीष, 5 दिनों से ये यात्रा चल रही थी हमारी लोक से फिल्म की ओर, उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। कैसे क्या हुआ और किस तरह से हम लोगों ने सीखा, क्या हम निष्कर्ष की तरफ पहुंचे। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित है। मैं मालू साहब को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जुगल किशोर जी हमारे बीच में, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और मालू साहब तो जान रहे हैं कि ये पूरे आयोजन की शुरुआत में भी कहीं न कहीं से मालू साहब का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा है। और इस तरह की हम लोग जब भी योजना बनाते हैं तो मालू साहब का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। शुरू में हम लोग थोड़े डरे हुए थे क्योंकि 5 दिन का कार्यक्रम था और 5 दिन लगातार तकनीक का फायदा है तो उसका नुकसान भी है। कई बार आप सारी तैयारी करके रखते हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी समझ से परे है और सारी स्थितियां धरी की धरी रह जाती हैं। तो बल्कि मेरा और मधु मौसी का कई बार झगड़ा भी हुआ। मैंने कहा कि नहीं, 1-2 दिन में समेटिए, दिन भर चलाइए। वो बोली कि नहीं, हम 2-2, 3-3 घंटे ही चलाएंगे ताकि लोग जो श्रोता हैं वो बेहतर तरीके से सुन पाए और हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो सके और वहाँ के जो विशेष लोग हैं हम उनको अच्छे से सुने। तो एक तरह से ये तकनीक के आधार पर बहुत बड़ा खतरा हम लोगों ने मोल लिया। और फिर उसमें ये भी दूसरी चुनौती रही कि हर राज्य की लोक और संगीत और फिल्म को जोड़कर उनसे जुड़े विषय विशेषज्ञ हमें मिले जो कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताएं, ठोस बातें बताएं जो हमारे प्रतिभागियों, हमारे विद्यार्थियों के लिए कारगर हो और डिजिटल फॉर्म में ये सारी चीजें सुरक्षित हो पाएं। तो उन सारे खतरों को पार करते हुए आज हम लोग समापन सत्र पे हैं और उद्घाटन सत्र में मुझे याद है उसकी अध्यक्षता आदरणीय पंडित जी ने की थी और मालिनी अवस्थी जी ने उसमें उन्होंने अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया था। आज का जो अंतिम सत्र रहा उसमें हम लोगों ने मालू साहब को सुना। मालू साहब तो लगातार राजस्थानी लोकगीतों को लेकर काम कर रहे हैं वीणा म्यूजिक से और उनकी जो पत्रिका है उससे हम सब लोग परिचित हैं और एक तरह से वो उस लोक को जी रहे हैं, उसके लिए एक तरह से समर्पित हैं। और इस तरह के समर्पित लोगों का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारे अंदर जो आशंकाएं थोड़ी बहुत रहती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं और हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। भविष्य में निश्चित तौर पे जब ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक बड़े व्यापक स्तर पे इस विषय को लेके एक बड़ी आयोजन की भूमिका बनाएंगे। उसको भव्य बनाने की जिम्मेदारी मधु मौसी की रहेगी और उसको दिव्य बनाने की जिम्मेदारी मालू साहब की रहेगी। तो इस तरह हम लोग एक दिव्य और भव्य आयोजन करेंगे। तो वो आपको हम लोग उससे छोड़ेंगे नहीं, मतलब आपका आशीर्वाद लगातार हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग इसकी
प्लानिंग फरवरी मार्च का है कि हम लोग आपके पास जुड़ते रहेंगे। तो और एक चीज को मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि पूरे आयोजन में जो कहते हैं कि बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे से सारा संचालन और सारा संयोजन बहन कांति लगातार करती गई और आज तक इनके ब्रोशर बनाने से लेकर बात करना, तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, चीजों को समझना, उसको लाइव करना, फेसबुक पे लाइव करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, सामाजिक स्पेसों में अखबारों में चीजों को भेजना, वो सारे काम हम लोग लगातार करते हैं। तो उनके सीखने का अवसर तो बहुत बड़ा मैं बहुत आभारी हूँ व्यंजना की तरफ से कि उन्होंने लगातार अपना समय और श्रम दोनों दिया। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें शोषण नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बिटिया ने बहुत मेहनत की है और मेहनत का एक अच्छा फल उससे हमें और आप के देना है। हम लोग इसकी भी एक तैयारी रखें। मैं सच में अभी इतने उसमें महाराष्ट्र समेत की तमाम बातें की। शामिल आ गई, शामिल बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत कामयाब है ये पूरा कार्यक्रम, बहुत चर्चा है इस कार्यक्रम की और निश्चित तौर पे इसकी एक बनाएंगे। हम मालू सर से कुछ आशीर्वचन के रूप में जरूर शब्द सुनना चाहेंगे हम सब। तो बना रहा था कि उनसे आशीर्वाद लेना है, लेकिन क्या क्या लेना है वो लिस्ट में बना रहा था। मालू साहब आपका स्वागत है, आप भरपूर आशीर्वाद दीजिए। आवाज नहीं आ रही मालू साहब आपका माइक हाँ अभी आप हाँ, मैं आप लोगों ने जो काम किया है, मधु रानी जी ने और आपने और ये बिटिया ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। और किसी वेबिनार को जब हम लोग साथ नहीं बैठे, इतने दूर दूर बैठे हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, और फिर भी 5 दिन तक इसको चलाना, मेरे ख्याल से 5 दिन में 7 सत्र हो गए, बहुत बड़ी बात है। और सारे देश के लोग दोनों को और एक पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको डिस्कस किया गया। मैं सुन रहा था कल भी परसों भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वास्तव में इसका जो निष्कर्ष है, यदि वो फिल्मकारों तक पहुंचे और इसका अच्छे ढंग से यूज हो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ हो सकती है। जो बाहर के जो संगीत का असर है, उस संगीत के बजाय हमारा भारतीय संगीत ज़्यादा हावी और ज़्यादा प्रचलित हो सकता है। और मैं सोचता हूँ इस तरह की कोशिश आप लोग करते रहेंगे। और जैसे कि मिश्रा जी ने अभी कहा है, जब ये कोरोना का संकट खत्म हो जाए तो आप और हम सब मिलकर इसको एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में आयोजित करेंगे, लाइव सेमिनार करेंगे और इसका निष्कर्ष है वो हम सब जगह इसको प्रसारित करेंगे। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों में बहुत लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है और ये 5 दिन जो हम लोगों ने किया, हमने करीब करीब भारतवर्ष के मैक्सिमम प्रदेशों को छूने की कोशिश की वहाँ के। हाँ, मगर अभी पहाड़ और हमारा आदिवासी क्षेत्र बहुत कुछ बचा रह गया, तो संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और इस आयोजन में जो हमें सहयोग दिया उसके लिए मैं व्यंजना की अध्यक्ष डॉक्टर आशा अस्थाना जी, व्यंजना के जो वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजेश मिश्र जी, जो हमारे अन्य सदस्य हैं राजेश तिवारी जी और रत्नाकर पाठक जी, अनिल शुक्ल जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम पे इतना विश्वास किया
और हमें ये छूट दी कि हम अपने मन से और कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कर पाए। इस आयोजन में मनीष प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से बहुत सहयोग करता है। हमें कुछ भी पूछना होता है तो ये होता है कि मनीष से बात करते हैं, तो हर जगह पे इसका बराबर सहयोग रहता है। और डिजाइन करने में पहले तो ये मुझसे घबरा रहा था, 5 दिन कैसे करेंगी, 1 दिन का करिए, 2 दिन का करिए। फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट आने लगे तो ये खुश होने लगा, बोला नहीं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है। तो हमको ये आत्मबल मेरा बढ़ा है कि हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसमें यूथ ने बहुत साथ दिया। हमारे शांभवी जो कि हमारी बिटिया भी है और हमारी बैकबोन भी है, हर जगह पे साथ दिया। मनीष ने उसकी बहुत तारीफ कर दी है, तो अब मैं ज्यादा नहीं करूंगी, मगर उसको ईश्वर से प्रार्थना है कि उसको सद्बुद्धि बनी रहे। अभिषेक, अभिलाषा और श्रेयस। अभिषेक लगातार फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं, जो सारी जो प्रक्रिया होती है उसमें लोगों के क्वेश्चन आंसर वो लगातार निगाह रखा है एक सैनिक की तरह, वो बहुत उसको आशीर्वाद। अभिलाषा पूरा प्रेस का काम संभाली है, मीडिया संभाली है, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रेयस ने ये डिजाइनिंग से लेके उसमें हर जगह पे सपोर्ट करता है हमें, तो उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके अलावा अस्मिता, शुभांगी और इस तरह से जो अभिषेक, 3 बच्चे हमारे साथ कलाकारों का परिचय पढ़ने में और सब में बराबर लगे रहे, उन सबको भी बराबर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बहुत प्रगति करे जीवन में, जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। और तकनीकी माध्यम से हो रहा था तो बहुत सारी त्रुटियां आती रही हैं और हर त्रुटि से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। आज भी हमने मुख्य अतिथि किसी को बनाया था, मगर शायद वो दूसरी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण आ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, हम समय काल परिस्थिति के अनुरूप चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आज ये संक्रमण का जो समय है, उस समय में संगीत निश्चित रूप से बहुत आत्मबल देता है और बहुत तनाव से मुक्त करता है। तो ऐसे में हम सभी का एक जो संगीत समाज का जो समाज सेवा है, उसको भी हम लोगों ने किया है। लोगों को संगीत से और फिल्मों से के गीतों को गाने, गुनगुनाने, कुछ सोचने पर विवश करके कुछ कमियां हुई होंगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, आगे कुछ अच्छा से अच्छा करने की प्रेरणा देता रहे। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है, वो आप लोग भर के जमा कर देंगे। सारे बच्चों के लिए ये बात है कि वीडियो के उसमें दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में पढ़ के उसको फीडबैक फॉर्म और सभी वक्ताओं के विचारों को ध्यान से सुनकर उसमें से पॉइंट्स निकाल कर आप लिखकर भेजेंगे। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद।